था और राजस्थान में एक मशहूर जिले जिसका नाम जयपुर भी है। हमें उसी स्थान पर पहुंचकर इस ऑर्डर को सही सलामत पहुंचाना था, मगर राजस्थान की दूरी भी कम नहीं थी। हमें राजस्थान पहुंचते पहुंचते एक रात तो पक्की लगने वाली थी। और फिर क्या था, हमने सामान डिलीवरी करवाना शुरू कर दिया। मैं अपने साथी नरेश के साथ ट्रक लेकर वहां से निकल पड़ा। जब हम लोग वहां से निकल रहे थे तो वहीं पर काम करने वाला एक कर्मचारी बोल पड़ा, भाई साहब, राजस्थान एक पारलौकिक राज्य है और जितना हो सके आप उस राज्य में काली शक्तियों से बचकर रहें, खासकर जयपुर से। उस आदमी की बातें कहीं ना कहीं मुझे ठीक ही लगी, लेकिन नरेश इन बातों पर हंसते हुए बोल पड़ा, अरे भाई तू चिंता क्यों करता है, भूत प्रेत तो मेरे दोस्त ही हैं। और इतना बोलते ही हम दोनों वहां से निकल पड़े। आज सड़क सुनसान नजर आ रही थी। ऐसा नहीं था कि सड़क पर गाड़ियां मौजूद नहीं थी। सड़क के ऊपर गाड़ियों की चहलकदमी हमें दिखाई दे रही थी, लेकिन उतनी गाड़ियां मौजूद नहीं थी जितनी मैंने पहले उस हाईवे पर देखी थी। घर में भी ट्रक को ड्राइव कर रहा था। अब रात के तकरीबन 4 बज चुके थे और अब हम राजस्थान के बेहद करीब पहुंच चुके थे। राजस्थान जहां पर घूमने का एक अलग ही संवेग रहता है। हम पहली बार राजस्थान पहुंच रहे थे। अभी वहां से राजस्थान की दूरी करीब 18 किलोमीटर की बची हुई थी, लेकिन यह 18 किलोमीटर की दूरी सिर्फ 20 या 25 मिनट में हम तय करने ही वाले थे। और उसके बाद जैसे ही हम राजस्थान के अंदर पहुंचे तो हमने देखा कि रेतीली मिट्टी के द्वारा चारों तरफ बड़े बड़े टीले बने हुए थे, जो उस अंधेरे में बहुत ही खूबसूरत लग रहे थे। मेरे साथ मौजूद नरेश ने बताया कि जयपुर के अंदर एक चोर बाजार पड़ता है और उसके अंदर सारा सामान बेहद सस्ता मिलता है। मुझे भी उस बाजार में जाने की चाहत होने लगी, लेकिन नरेश का मानना था कि वहां जाने से पहले अपना सारा सामान कहीं छोड़ देना चाहिए, वरना वहां पर मौजूद चोर किसी भी चीज को निकालने में ज्यादा वक्त नहीं लेते। और बाद में हम उस डिलीवरी के लिए उस दुकान तक पहुंच गए जिस दुकान पर इस सामान को हमें डिलीवर करना था। आते वक्त हमारे साथ किसी भी हादसे ने कोई जन्म नहीं लिया, लेकिन अभी तो हम सिर्फ राजस्थान के अंदर पहुंचे ही थे। जब तक हम उस दुकान के अंदर डिलीवरी करने पहुंचे तो हमें सुबह के 10 बज चुके थे। धूप खिली हुई थी। राजस्थान का दृश्य देखने में काफ़ी खूबसूरत नज़र आ रहा था। और डिलीवरी करने के बाद मैं अपने साथी नरेश के साथ राजस्थान में घूमने का लुत्फ आनंद उठाने लगा। घूमते घूमते हम दोनों को शाम के तकरीबन 4 बज गए और फिर हमें वापस गुजरात के लिए रवाना भी होना था, जिस वजह से शाम के तकरीबन 4 बजने के बाद ना चाहते हुए भी मैं अपने साथी नरेश के साथ ट्रक में बैठ गया। ट्रक अभी भी उस दुकान के बाहर लगी हुई थी जिस दुकान में डिलीवरी की गई थी। अभी मैं नरेश के साथ वहां से निकलने ही वाला था कि उस दुकान के मालिक ने मुझे आवाज़ देते हुए कहा, अरे ओ भाई साहब, तारा पैसा तो लेकर जा। फिर वो आदमी उस सारे सामान के पैसे लेकर मेरे पास पहुंचा। मेरे हाथों में पैसे थमाते हुए बोला, भाई साहब, ये राज्य जितना शांत दिखता है ना, उतना ही तूफान का कहर भी है। और वहां से जाते जाते उस आदमी ने कहा, संभल कर जाइयो, खास करके जयपुर से बाहर निकलने के बाद जो हाईवे पड़ता है ना, वह लगभग 20 किलोमीटर के दायरे में फैला हुआ है और उस 20 किलोमीटर में थारे साथ कोई भी घटना घट सकती है, तो अपनी ट्रक को बीच रास्ते में भूलकर भी ना रोकियो। मुझे तो इन चीज़ों में थोड़ा बहुत विश्वास था, मगर एक तरफ मेरा दोस्त नरेश, जो इन चीज़ों में बिल्कुल भी विश्वास नहीं करता था, उसने एक कान से सुनकर दूसरे कान से इन बातों को निकाल दिया और फिर हम वहाँ से चल पड़े। लेकिन आज जयपुर के अंदर ट्रैफिक इतना ज़्यादा था कि हमें जयपुर शहर से निकलते निकलते ही लगभग 4 घंटे का वक्त लग गया। इतना शोर का ट्रैफिक मैंने तो पहली बार ही देखा था। मगर फिर हम लोग रात के तकरीबन 8 बजे के आसपास वहाँ से निकल पड़े तो अब थोड़ा थोड़ा अंधेरा भी वहाँ पर छाने लगा। चांद और तारों की मंद मंद रोशनी सड़क पर पड़ रही थी। अब हमारी ट्रक पूरी रफ्तार के साथ उस हाईवे पर दौड़ने लगी जिस हाईवे के बारे में अनाप शनाप बातें बताई जाती थी। इस बार मेरा दोस्त नरेश ट्रक को ड्राइव कर रहा था और मैं उसके बगल वाली सीट पर बैठा बैठा चारों तरफ के नज़ारे को अमेजिंग करता हुआ राजस्थान का अंधेरा रूप देख रहा था। मैं ट्रक के कांच से बाहर मौजूद नज़ारे को घूर ही रहा था कि मुझे ट्रक से थोड़ी दूर आगे ही एक बड़ी बड़ी मूंछों वाला अंकल नज़र आ रहा था जो ट्रक रोकने का इशारा कर रहा था। ट्रक थोड़ी स्पीड में थी, लेकिन बाद में मैंने अपने साथी नरेश को ब्रेक लगाने को कहा और ट्रक रुकने के बाद मैंने उस अंकल से लिफ्ट के बारे में पूछा। वो अंकल एक भारी आवाज़ में मुझसे बोल पड़े, बेटा मुझे ज़रा थोड़ा आगे तक जाना है और अगर आपकी मेहरबानी हो तो कृपया मुझे आगे छोड़ दीजिए। मैंने उस अंकल को
अपने ट्रक में बैठने को बोल दिया। उन अंकल जी को पता नहीं ऐसा क्या सूझा कि वह चुपचाप ट्रक के पीछे वाले हिस्से में बैठ गए, जिस हिस्से में अभी भी कुछ कचरा बिखरा हुआ था। हाईवे के दोनों तरफ अच्छे अच्छे मकान नजर आ रहे थे, जिनके अंदर जगमगाती हुई रोशनी बहुत ही खूबसूरत लग रही थी। मेरा मन राजस्थान से काफ़ी ज़्यादा प्रभावित हो चुका था। मेरा साथी ड्राइवर नरेश अभी ट्रक को ड्राइविंग करने में जुटा हुआ था कि अचानक ही हमें पीछे वाले हिस्से से कुछ आवाज़ें सुनाई देने लगी। उन आवाज़ों से ऐसा लग रहा था मानो ट्रक के पिछले हिस्से में अफरा तफरी मच चुकी हो। एक ही आवाज़ बार बार सुनाई दे रही थी। ऐसा लग रहा था कि कोई पत्थर जैसी मजबूत चीज़ इधर से उधर लुढ़क रही हो। और अब हम दोनों को उस आवाज़ से बोरियत होने लगी, जिस कारण से मैं और मेरा साथी हम दोनों ट्रक से नीचे उतर गए और ट्रक की चेकिंग करने लगे। सबसे पहले मैं और नरेश ट्रक की छत पर गए तो वहाँ पर कोई भी नहीं था, और बाद में जब हम दोनों ट्रक के पीछे देखने लगे तो हमारे पैरों तले ज़मीन खिसक गई, क्योंकि अब हम एक ऐसा मंजर देख रहे थे जो बिल्कुल भी साधारण नहीं था। क्योंकि जिस जगह पर हम लोग सामान को शिफ्ट करते तो अब उस जगह पर एक बड़ा और घने आकार सा दिखने वाला खुखार जानवर बैठा हुआ था। और जब मेरी आंखें उसके बड़े से पैरों पर पड़ी तो इस बार मैंने देखा कि उसके बड़े पैरों में वही जूते नजर आ रहे थे जो बड़े आकार के जूते वो बड़े बड़े मूंछों वाला अंकल पहने हुए था। नरेश का पूरा बदन अब पसीने से लथपथ हो चुका था। वो धीमे धीमे पीछे की ओर खिसकने लगा और तुरंत ही उल्टे पांव वहां से भाग पड़ा। नरेश को इस तरह भागता देख मुझे भी उस जगह पर एक पल के लिए रुकना ठीक नहीं लगा, और मैं भी नरेश के पीछे पीछे वहां से तुरंत ही भाग पड़ा। वहां से बस कुछ ही दूर आगे एक बड़ा सा मकान बना हुआ था, मगर मैंने उस मकान में दाखिल होना बिल्कुल भी ठीक नहीं समझा और बस सड़क पर ही भागता रहा। मगर अब भागते भागते मेरी सांसें उखड़ चुकी थी, मेरा पूरा बदन कांप रहा था। ये मनहूस रात पता नहीं आज किस मोड़ को अंजाम देने वाले थे। नरेश का कोई ठिकाना नहीं था कि वो कहाँ है। और फिर मुझे उस सड़क से सटी हुई एक बड़ी सी फैक्ट्री नजर आने लगी। लेकिन मैं ये बात भी अच्छे से जानता था कि अगर मैं किसी चीज़ को बिना जाने और पहचाने वहाँ पर जाने की कोशिश करूँगा तो परलौकिक शक्तियाँ मेरे ऊपर हमला करने की पूरी क्षमता रखेंगी, जिस वजह से मेरे मन में अभी भी काफ़ी विचार थे कि इस समय मुझे क्या करना चाहिए। और तभी मेरी नज़र मेरे साथी ड्राइवर नरेश पर गई तो मैंने पाया कि उसका शरीर आग से लथपथ था और वो जोर जोर से चीख पुकार करता हुआ मुझे अपनी ही तरफ बुला रहा था। अपने दोस्त को इस हालत में देखने के बाद मैं कहाँ रुकने वाला था और मैं तुरंत ही उसकी तरफ ही भाग पड़ा। इससे पहले कि मैं उसके पास पहुंच पाता कि मुझे अपने पीछे से नरेश की आवाज़ सुनाई दी। नरेश चिल्लाते हुए मुझे बोल रहा था कि उधर मत जाओ, वह एक प्रेत है। और फिर मैं अपने पीछे पलटा तो पूरा पसीने से लथपथ नरेश मुझे जोर जोर से आवाज़ दे रहा था। दरअसल नरेश की दूरी मुझसे लगभग 50 मीटर की होगी, जिस कारण मैं ये आसानी से जान गया कि इस जगह पर असली नरेश कौन है। उस वक्त मेरा तो पूरा दिमाग ही घूम चुका था, मगर ये बात भी सोचने लायक थी कि आग से जलने के बावजूद नरेश अभी भी जिंदा कैसे बच गया। और जो मेरे पीछे खड़ा था वह पूरा खौफ और दहशत में डूबा हुआ था, जिस वजह से इस बात का पता लगाना बहुत ही आसान था कि जो मेरे पीछे खड़ा है वही असली नरेश है। फिर क्या था, मैं तुरंत ही पीछे मुड़ा और नरेश के पास पहुंच गया। फिर हम दोनों ने आपस में एक दूसरे के हाथ पकड़ लिए, क्योंकि जहाँ तक मुझे पता था कि बुरी शक्तियाँ तब तक इंसान पर वार करती हैं जब तक इंसान उनसे बहुत खौफ खाता है। मगर मैं इस हरकत को अपनाना नहीं चाहता था, जिस कारण मैंने अपने डर को कम करना ही बेहतर समझा। मैं और मेरा दोस्त नरेश चुपचाप अपने ट्रक की तरफ बढ़ने लगे। हम यह जानते थे कि हमारे ट्रक के अंदर वही भयानक शक्ति मौजूद है जिसकी वजह से हम इतनी दहशत में हैं। अभी भी हमारे दिल के अंदर डर बना हुआ था, लेकिन इसके बावजूद हम लोग अपने ट्रक के पास पहुंच गए। और जब हम अपने ट्रक के पास पहुंचे तो इस बार हमने देखा कि हमारे ट्रक के अंदर अब वह विशालकाय जानवर नहीं था जो कि कुछ देर पहले अपने भयानक रूप में हमें नजर आ रहा था। उस समय हमारे दिल को एक राहत की सांस मिली, लेकिन हमारे लिए ये इतना काफ़ी नहीं था, क्योंकि हमें जल्दी से जल्द इस रोड से निकलना था जिस रोड के बारे में लोगों के द्वारा सच्ची बातें बताई जाती थी। जब मैं और नरेश हिम्मत जुटाते हुए ट्रक के अंदर दाखिल हुए तो इस बार हमारी हिम्मत ने हमें धोखा दे दिया। दरअसल ट्रक को बार बार स्टार्ट करने के बावजूद भी हमारी ये ट्रक स्टार्ट होने का बिल्कुल भी नाम ही नहीं ले रही थी।
अब हमारे पास सिर्फ एक ही रास्ता बचा था और वो ये रास्ता था कि हमें पास में ही मौजूद उस फैक्ट्री के अंदर तक पहुंचना था। मैंने ये बात अपने दोस्त नरेश को बताई तो उसने ट्रक से उतरने से भी साफ इनकार कर दिया। लेकिन दूसरी तरफ ट्रक भी हमारे लिए इतनी सेफ जगह नहीं थी। फिर क्या था, मैं नरेश को बिना कुछ बताए अपने ट्रक से नीचे उतर गया, क्योंकि मैं इस बात से अच्छी तरह से रूबरू था कि अगर मैं इस जगह से निकल गया तो नरेश भी मेरे पीछे पीछे जरूर आएगा। और फिर मैं वहां से उस फैक्ट्री की तरफ चल पड़ा। वह फैक्ट्री शायद उस जगह से लगभग 200 मीटर की दूरी पर थी। लेकिन अब जो भी था, मैं जल्दी से जल्द उस फैक्ट्री के पास पहुंचा। और फिर जब मैं उस फैक्ट्री के पास पहुंचा और पीछे पलट कर देखने लगा तो मेरा दोस्त नरेश अभी भी मेरे पीछे नहीं था। और अब मेरे अंदर भी इतनी हिम्मत नहीं थी कि मैं ट्रक के पास वापस जा सकूं। और इसी बीच जब मैं फैक्ट्री के पास पहुंचा तो एक आदमी जिसके हाथ में एक लोहे की एक बड़ी सी रॉड थी, वह मेरे पास पहुंचा। और जैसे उसने मेरा सफ़ेद चेहरा देखा तो उसे भी ये समझने में ज़्यादा वक्त नहीं लगा कि इस वक्त मैं किसी दहशत से गुजर रहा हूँ। उसने मुझे तुरंत ही अपने पीछे आने का इशारा किया, यहाँ तक कि मैंने उसे किसी बात के बारे में बताया तक नहीं था। और फिर वो मुझे उस फैक्ट्री के अंदर तक लेकर पहुंच गया। और तब जाकर मैंने उन्हें पूरी बात बताई तो उन लोगों ने मुझे बताया कि राजस्थान का यह रोड पूरी तरीके से श्रापित माना जाता है। कुछ सालों पहले ही इस रोड के ऊपर एक पूरा परिवार खत्म हो चुका था। उस बड़े एक्सीडेंट के अंदर 7 लोगों की मौत हुई थी और उनमें से उस परिवार का एक मुखिया भी था। यहाँ के लोगों का मानना है कि उस परिवार का मुखिया एक बड़े से राक्षस का रूप लेकर लोगों को अपना शिकार बनाता है। खैर पूरी रात बीत जाने के बावजूद नरेश मेरे पास नहीं पहुंचा। और जैसे ही सुबह हुई तो कुछ लोग मेरे साथ मेरे ट्रक के पास पहुंचे तो मैंने देखा कि मेरे दोस्त नरेश की कटी फटी लाश ट्रक के सामने पड़ी थी। मैं अपने दोस्त की लाश को इस कदर देखने के बाद अब पूरी तरीके से टूट चुका था। मुझे खुद पर गुस्सा आ रहा था कि अगर मैं अपने दोस्त को अपने साथ लेकर आ जाता तो शायद उसकी भी जान बच सकती थी। खैर ये घटना आज भी मुझे पूरी तरह से झंझोर कर रख देती है। दोस्तों उस दिन तो मैं बच गया, मगर आज भी मैं खुद को अपने दोस्त की मौत का जिम्मेदार मानता हूँ। और फिर उस दिन के बाद से मैंने ट्रक ड्राइविंग ही छोड़ दी। तो दोस्तों इस कहानी में बस इतना ही। तब तक के लिए बाय एंड टेक केयर।